गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? बढ़िया। क्या? 3:30 आ गए थे? हाँ, वो मुझे पता चला कि कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, है ना? तो शायद मैसेज तो 2 बजे ही कर दिया था। 2 बजे इतना लेट? अरे 5 मिनट पहले करती तो। हाँ, अरे तो थोड़ी थोड़ी सी शर्म कर लो। 3:30 आ गए थे तो 3:30 से 4 पढ़ लेते। इतना तो हम में है ही नहीं कि भाई 3:30 आ गए तो कौन सा हमें पूरा याद ही है पीछे का। इतने सारे टॉपिक पढ़ा है बट इतना नहीं है हम में। चलिए, गुड इवनिंग। अभी हमें जो टॉपिक करने हैं उसमें कंजंक्शन बच रहा है ना? और एक वोकैब का बच रहा है, ठीक है? तो दोनों ही कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा दोनों ही याद करवाने का है। तो कुछ कंजंक्शन पढ़ा देती हूँ, कुछ वोकैब पढ़ा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा। कल क्लास ले लें अपनी? कितने लोग चाहते हैं कल क्लास हो जाए? मैं सोच रही हूँ कि परसों से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो, लेकिन जिस हिसाब से स्पीड चल रही है आई डोंट फील कि हो पाएगा। देख लो। हाँ, कितने लोग कंफर्टेबल है आने में संडे को? कुछ तो ऐसे हैं लोग तो आ जाएंगे, हम अपने मुंह से क्यों कहें कि हम आएंगे। चलो कोई बात नहीं, नहीं आओगे तो मुझे क्या। 1-2 घंटे आ जाते। 8 से 10। 8 बजे मेरे लिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 9 बजे। एक संडे को मतलब? भाई जगने की नहीं है, जगने को तो 6 बजे जग जाऊंगी, लेकिन काम काज भी होता है। आपकी तरह थोड़ी है कि बस नहाए धोए निकलो बाहर। नोटिफिकेशन अभी स्टार्ट हुई है क्लास, तो अभी भेजा जाएगा। आज क्लास 4 बजे थी। चलिए, कंजंक्शंस देखते हैं पहले। कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं फ्रेज को, वर्ड्स को या सेंटेंसेस को। ठीक है? ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि जनरली तो हम यही देखते हैं कि सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ जो कंजंक्शन होते हैं वो कॉमन फैक्टर अलाउ करते हैं, यानी कॉमन ले लेते हैं अपने सब्जेक्ट को। तो इसीलिए मैंने बोला शब्दों को। अब जब कॉमन ले ही लिया है तो फिर वो क्या करते हैं, वहां पर वो शब्दों को कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सुनो, अपन ये लिखते हैं सीता एंड गीता। सीता एंड गीता, ठीक है? यहां पे ये कंजंक्शन है, एंड प्रेपोजिशन नहीं है, कंजंक्शन है, लेकिन शब्दों को जोड़ रहा है ना, क्योंकि कॉमन फैक्टर कर रहा है आगे जो भी है। ठीक है? जैसे सीता एंड गीता आर डांसिंग, आगे जो भी है इसका मतलब ये है कि सीता भी डांस कर रही है और गीता भी डांस कर रही है, लेकिन इसने क्या किया, कॉमन फैक्टर कर लिया। इसीलिए बोला जाता है कि वो वर्ड्स को भी कनेक्ट कर सकता है कंजंक्शन, है ना? वैसे तो सेंटेंस को करना चाहिए, लेकिन कॉमन फैक्टर की वजह से। या फ्रेजेस को भी करता है, सेंटेंस के सेगमेंट को, छोटे छोटे सेगमेंट को। वो कहाँ होता है, जब हम क्लॉजेस फ्रेजेस पढ़ते हैं ना, तो छोटे वाक्यों को जब जोड़ा जाता है बड़े वाक्यों से, जैसे आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, मिश्रित वाक्य होते हैं। कौन से होते हैं? एक से एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित होता है। तो उस केस के अंदर हम फ्रेज से भी कनेक्ट करते हैं, इसीलिए हम, और सेंटेंस से तो करते ही करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? वर्ड को वर्ड से कर सकते हैं, सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, फ्रेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है क्या? लिख लें इसकी थोड़ी डेफिनेशन। लिखो, कंजंक्शंस आर दोज वर्ड्स। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लेना, इसके बाद बोल दूंगी। कंजंक्शंस वे शब्द हैं, कंजंक्शंस आर दोज वर्ड्स विच कनेक्ट वर्ड्स, phrases और sentences। ठीक है? कंजंक्शन वो शब्द हैं, ठीक है,
जो कनेक्ट करते हैं शब्दों को, फ्रेजेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? छोटा सेंटेंस, छोटे सेंटेंस को और सेंटेंस, वाक्य को और छोटे वाक्य को, ठीक है? क्लॉज है ना, क्लॉज लिख लेना। हाँ हाँ, वाक्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द तो वो दूसरा होता है, वन वर्ड होता है। चलिए ठीक है। अब देखो, कंजंक्शंस को ही कनेक्टिव्स भी बोला जाता है। जो अधिकतर एग्जाम में कंजंक्शन नहीं लिखा हुआ होता, क्या लिखा हुआ होता है? कनेक्टिव्स। क्या लिखा रहता है? कनेक्टिव्स, क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं। देखो, प्रेपोजिशन भी कनेक्ट करते हैं, लेकिन प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, जबकि यहाँ पे ये वर्ड्स को अगर कनेक्ट कर रहा है तो वही करेंगे जो कॉमन फैक्टर ले रहे हैं, या फिर फ्रेजेस को कनेक्ट करेगा या फिर सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा। तो प्रेपोजिशन से नो डाउट ये अलग है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, ये 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके के होते हैं कंजंक्शंस। एक हमारा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक होता है कोरिलेटिंग कंजंक्शन। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद में तीनों को अलग अलग अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। वो कोऑर्डिनेट करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, और वो कहते हैं कि यार दोनों सेंटेंस इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली इक्वल है, यानी दोनों वाक्य जो है वो इक्वल है, दोनों की इंपॉर्टेंस है, ठीक है? तो दोनों अगर सेंटेंस में दोनों सेंटेंस की इंपॉर्टेंस है तो वो कौन से वाले होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग होते हैं, जिनको आपने अगर बचपन में कभी सुना हो तो कंपाउंड सेंटेंस भी बोला जाता है, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगते हैं। इसके अलावा सेकंड होते हैं कोरिलेटिंग। जो कोरिलेटिंग होते हैं वो कोरिलेटिंग जोड़े में रहते हैं। किस में रहते हैं? पेयर में रहते हैं हमेशा। जैसे आपने कई सारे देखे होंगे, आइदर और, नाइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सो दैट, ठीक है? ये सारे क्या है? ये कोरिलेटिंग है, जोड़े में बैठते हैं। अब कुछ होते हैं सबऑर्डिनेटिंग, जिसके अंदर 2 क्लॉज रहते हैं और दोनों क्लॉज में से एक क्लॉज दूसरे वाले पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है? क्या एक क्लॉज किस पे है? दूसरे वाले पे डिपेंडेंट है, यानी दोनों आपस में से, दोनों में से जो एक क्लॉज रहेगा, बेस क्लॉज जो रहेगा, वो रिजल्ट क्लॉज पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है? अब बात यह आती है कि हमसे कोई पूछेगा क्या कि कंजंक्शन कौन सा है? नहीं पूछेगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो क्वेश्चंस बहुत आसान आएंगे। सेंटेंस लिखा हुआ होगा, उसमें एक फिल इन द ब्लैंक दे रखा होगा, और आपको जो एप्रोप्रिएट कंजंक्शन है उसको चूज करके फिल इन करना है। सबसे इजी तरीका तो ये होता है कि इसमें, क्योंकि अब जितने भी कंजंक्शन है उनका कुछ हिंदी मीनिंग है, अगर आपको वो याद है और आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पा रहे हो तो उसको एज इट इज लिख दोगे। बाकी ऐसा कोई ग्रामेटिकल रूल तो होता नहीं है भाई, जो चीज हिंदी में लिखी हुई उसी को ही मैं इंग्लिश में लिख दूंगी कि इसका ये मतलब होता है, लेकिन इसके ग्रामेटिकल रूल्स यही है कि सेंस के अकॉर्डिंग ही आपको इनको फिल इन करना होगा, ठीक है? तो मैं याद करवाती चलूंगी, इसीलिए मैंने आपको बोला कि कंजंक्शन भी याद करने का है, वोकैब भी याद करने का है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी ताकि आपके दिमाग पे लोड ना पड़े, वरना सब मिक्स हो जाएगा आपके, ठीक है? अच्छा, कंजंक्शन अलग से तो क्वेश्चन शायद आ नहीं रहा है एग्जाम्स में, अभी इन दिनों कम पूछ रहे हैं कंजंक्शन से, लेकिन ये आसान है, अगर आ भी जाता है तो आप कर लोगे ये। और सेकंड चीज, कंजंक्शन यहाँ इंपॉर्टेंट हो नहीं हो, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। चलें अब आगे। ये तो लिख ही लिया आपने। विजय भैया जूम कर दो इसको थोड़ा। टाइप 1 लिखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कल की क्लास का अभी पता नहीं है ना, लास्ट में सोच के, मैं तब तक सोच लेती हूँ क्या करना है भाई। अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं तो पढ़ाऊंगी, आप भी डिसाइड कर लेना आप आओगे या नहीं आओगे। हाँ, ये कुछ मत लिखना, अभी सिर्फ हेडिंग डालनी है आपको। लिख तो नहीं लिया ना? इनको समझा दूं थोड़ा सा। चलिए देखो, अब सुनो। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने की ट्रिक रहती है अपने पास। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ट्रिक पहले लिख लो, फैन बॉयज। यहां साइड में लिख दूं क्या? ट्रिक है फैन बॉयज। नहीं भी याद होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रख सकते हो। ये सारे क्या है? फैन बॉयज। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ट्रिक है। जैसे एफ स्टैंड्स फॉर फोर, एंड, नॉर, बट, और, येट, और लास्ट में सो, ठीक है? तो ये सारे क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। अच्छा, इसमें से कुछ हैं जो कॉमन फैक्टर करते हैं, कुछ हैं जो कॉमन फैक्टर नहीं करते हैं। अब कुछ को तो आपने खुद ने कॉमन फैक्टर करते हुए देखा है, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, तो ये सारे कॉमन फैक्टर करते हैं। फोर नहीं करता है, यट कभी कभी कर लेता है, कभी नहीं करता है, ठीक है? पर हमें ध्यान में रखना है इनका मीनिंग।
अगर एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका क्या मीनिंग है। जैसे सबसे पहले वर्ड लिख रखा है फोर, आपने फोर को अभी तक प्रेपोजिशन पढ़ा होगा, सबने फोर एज अ प्रेपोजिशन याद किया है। फोर का मतलब के लिए, है ना, किस चीज के लिए वो बताने के लिए। लेकिन फोर कंजंक्शन भी होता है, और जब फोर कंजंक्शन बनता है तो इसका मतलब होता है बिकॉज। क्या मतलब होता है? बिकॉज, क्योंकि वाला अर्थ रखता है। कौन से वाला अर्थ रखता है? क्योंकि। तो लिख लो। और थोड़ा सा बिकॉज से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखे। I did not, या I didn't come to your party for I was ill. कुछ भी कंजंक्शन है ना, कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। बस यहां पे पता कैसे चला कि फॉर क्या काम कर रहा है? यहां पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, प्रेपोजिशन नहीं है। कैसे पता चला? प्रेपोजिशन होता तो उसके जस्ट बाद क्या होता? ऑब्जेक्ट होता, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो आप जब भी सेंटेंस लिखो इसको डिब्बा बंद कर दिया करो और ध्यान में रखा करो। और ये सब याद करने की चीजें याद रखनी ही है, उसका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही जैसे नेक्स्ट कंजंक्शन है एंड, बुक में भी कई सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं ना आपके, उनको भी आप घर जाके रीड करते रहना साथ के साथ। अच्छा, एंड तो आपने देखा ही है। एंड का मतलब क्या होता है? और किसी चीज के अंदर आप कोई चीज ऐड कर रहे हो तो एडिशन है ये एक तरह का। एंड क्या है? एडिशन, या और बोले तो और इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड अ रीजन। ये रीजन वाला है, टू प्रोवाइड अ रीजन, टू प्रोवाइड अ रीजन, कारण बताने के लिए। अच्छा, कारण बताने के लिए और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं। जैसे एज भी होता है, बिकॉज भी होता है। फिर इनमें आपस में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वैसे सिमिलर सेंस है, 90-80-90% सिमिलर जाता है, लेकिन जो भी थोड़ा बेसिक डिफरेंस होगा वो मैं आपको करवाऊंगी, क्योंकि ये सारे सबॉर्डिनेटिंग होते हैं, उसके अंदर अपन देख लेंगे। अब एंड का एग्जाम्पल लिखो। एंड का तो आप भी लिख सकते हो एग्जाम्पल, लिखो देखें। जो मैं लिखूं वो लिखना ही है, उसके अलावा एक और लिखना है आपको अपने मन से। अब देखो, इसको क्यों अपन कोऑर्डिनेटिंग बोलते हैं? दो सेंटेंस है, दोनों का इंडिविजुअल अस्तित्व है, इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं पार्टी के लिए नहीं आई, ठीक है, अकेले भी एग्जिस्ट करता है। मैं बीमार थी, अकेले भी एग्जिस्ट करता है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग है, बस इनको कनेक्ट किया है क्योंकि क्योंकि का रीजन दिया जाता है बीच में। ऐसे ही यहाँ पे बिकॉज गलत नहीं होगा, बस फोर क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये ध्यान में रखना है आपको। एंड है, ऐसे ही देखो, एक तो मैं बोल रही हूं कम हियर, यहां आओ। फिर एक दूसरी बात है, एंड ओपन द डोर, और दरवाजा खोलो। यहां आओ और दरवाजा खोलो, दो अलग अलग सेंटेंसेस है, दो अलग बातें। श्याम एंड राम आर प्लेइंग इन द गार्डन, या ग्राउंड, जो भी लिख रहा है। श्याम और राम दो वर्ड्स हैं, इनको भी कनेक्ट कर रहा है, कॉमन फैक्टर कर रहा है। ये भी खेल रहा है, ये भी खेल रहा है, कॉमन फैक्टर के हिसाब से इस तरीके से लिखा जाता है। और जब एंड का मतलब एडिशन हो, दोनों को जोड़ना हो, तो नाउन प्लूरल या सिंगुलर? प्लूरल ही आती है। सिंगुलर कब आती है एंड के साथ? जब यूनिक कॉम्बिनेशन हो। क्या हो? यूनिक कॉम्बिनेशन हो। चलो नेक्स्ट देखो, नॉर। बहुत कम स्पेस है इसके बीच में, आप तो आराम से लिख लेना खुला खुला ना। चलो, नॉर का एक केस तो आप लोगों को पता है, नाइदर नॉर या नीदर नॉर, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिश अमेरिकन में अलग होता है। तो ये जो नाइदर नॉर होता है ये आपको पता है। तो एक तो वो तो कोरिलेटिंग हो जाएगा, जोड़े वाला कोरिलेटिंग है। एक नॉर अकेला भी बैठ जाता है, ठीक है, और इसका मतलब होता है एंड नॉट। इसका क्या मतलब होता है? एंड नॉट, और नहीं, ठीक है। अब जैसे मैं ये बोल दूं कि
वो स्कूल नहीं आई, ठीक है, और उसने मुझे बताया भी नहीं, स्कूल भी नहीं आई और उसने मुझे बताया भी नहीं। मैंने ये नहीं बोला कि ना तो वो स्कूल आई ना उसने मुझे बताया। डायरेक्ट नेगेटिव नॉट के साथ में नॉर अकेला बैठ जाता है, नाइदर नॉट तो कॉम्बिनेशन है ही, लेकिन केवल नॉट के साथ भी बैठ जाता है। जैसे शी डिडंट, अच्छा ये नॉट के साथ इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव के साथ प्रेफरेंस दी जाती है, अदरवाइज नॉर का रोल खत्म हो जाएगा ना, एंड नॉट होता है ये। शी डिडंट कम टू स्कूल नॉर शी इन्फॉर्म्ड, और नहीं उसने मुझे इन्फॉर्म किया, है ना, ऐसे ही तो बोलते हैं। स्कूल नहीं आई, वह स्कूल नहीं आई और नहीं उसने मुझे इन्फॉर्म किया, तो एंड नॉट वाला सेंस हो गया, और यहां पे नॉर भी आ गया। अब नाइदर के बिना भी बैठा है नॉट के सेंटेंस के अंदर। तो याद इनकी हिंदी अगर रहेगी ना तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लास्ट में प्रीवियस ईयर करेंगे ना अपन, तब मैं दिखा दूंगी। इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें से अभी, हालांकि शायद पिछली बार तो नहीं आया है। आया था क्या कोई क्वेश्चन? आपको कुछ पता ही नहीं है ना? नहीं आता ना, क्योंकि जब क्वेश्चंस के लिए भी मैंने बोला था तो बहुत कम क्वेश्चंस मिल रहे हैं इस टॉपिक से। चलिए नेक्स्ट देखो, बट। बट से आप लोग सभी परिचित हो। अच्छा, बट जो होता है कंट्रास्ट वाला होता है, लेकिन और भी बहुत सारे हैं जो कंट्रास्ट के होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं दो, ऑल्दो, इवन दो, हाउएवर, बहुत सारे हैं, लेकिन उनको कहाँ पढ़ेंगे? अगेन सबऑर्डिनेटिंग में ना, वो सबऑर्डिनेटिंग है, लेकिन यहाँ बट कोऑर्डिनेटिंग होता है, इसीलिए इसको यहाँ लगते हैं। ये भी कॉमन फैक्टर अलाउ करता है, लेकिन लिखो एग्जाम्पल। शी asked me about my marks, उसने मुझसे मेरे मार्क्स के बारे में पूछा। बट अब डायरेक्ट भी लिखते हो, बट डिडंट टेल अबाउट हर्स, उसके मार्क्स के बारे में नहीं बताया, या इससे भी लिख सकते हो बट शी डिडंट, वैसे कॉमन फैक्टर करता है ये ना। अच्छा, हर्स का मतलब क्या है यहाँ पे? हर मार्क्स, और रिपीटेशन नाउन का नहीं अलाउ करते हैं, इसीलिए प्रोनाउन लगा दिया है मैंने। ठीक है। विपरीत, कॉन्ट्रास्ट का मतलब है विपरीत, अगेंस्ट, ऑपोजिट दिखाते हैं, दोनों में विरोधाभास, अच्छा शब्द मिल गया, विरोधाभास, एक दूसरे के अगेंस्ट है। भाई उसने मेरे से मेरे तो पूछ लिए, लेकिन जब मेरी बारी आई मैंने पूछा तो उसने मना कर दिया। ठीक है। और एक तो अपन ने आइदर और वाला और पढ़ा ही है, लेकिन एक नॉर्मल और भी है कि जैसे वुड यू टेक टी और कॉफी, तुम चाय लोगे या कॉफी, है ना, तो इस तरीके से या का जो अर्थ होता है ना वो। यही अगर यहाँ पे हैव की जगह प्रेफर आता ना, हैव की जगह क्या आता? प्रेफर, तो यहां फिर चेंज हो जाता, क्या आता? टू। प्रेफर क्या लेता है? टू लेता है। ठीक है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है येट। देखो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, कौन से टेंस में बताया? सिर्फ हाथ ऊपर करना है आपको, जिनको पता है कि इसका जिक्र पहले आ चुका है किसी टेंस में, ढंग से हाथ ऊपर करो। इसका मतलब या तो आता है या नहीं आता। कौन बोल रहा है? गुटर गुम मत करो, हाथ ऊपर करो जिनको आ रहा है। दो लोग बस क्लास में ना, तो इसीलिए बोल रही थी 3:30 आके यहाँ क्या मेरा इंतजार कर रहे थे, पढ़ लिया करो थोड़ा। बताओ। यस, परफेक्ट टेंस में इसका जिक्र आ चुका है, मैंने स्टिल भी बताया था, दोनों का कंपैरिजन भी बताया था। यट ना 3 जगह काम करता है, अलग अलग रोल निभा देता है ना। तीनों रोल ही मेरे को आपको बताने, एक मैं बता चुकी हूँ, कहाँ बताया था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। वो यट नॉट होता है। क्या होता है? यट नॉट। यट नॉट का मतलब होता है कि कोई काम जो अभी तक हो जाना चाहिए था और जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक तो वो वाला हो गया। आप तीनों ही लिख लो, एक जगह लिखे हुए रहेंगे ना आपके पास, तो आपको रिविजन के टाइम दिक्कत नहीं होगी।
मेरे पास जगह नहीं है तो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख दूं क्या, या दूसरे पेज पे लेके लिख दूं? बोलना पड़ेगा पीपीटी थोड़ी सही से ढीली ढीली मेरे को यूं दिया जाए स्पेस, या मेरी राइटिंग थोड़ी बड़ी है, जो भी है। देखो एक तो होता है येट नॉट, ये कौन से टेंस में? परफेक्ट में। जैसे शी हैजंट कंप्लीटेड हर होमवर्क येट, इसका मतलब अभी तक कर लेना चाहिए था लेकिन उसे नहीं किया है। लिख लो एग्जाम्पल। ठीक है, ये नेगेटिव में ही आता है कि कोई काम जो अभी तक हो जाना चाहिए था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखो दूसरा वाला यट जो यहां हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब होता है तो भी। उसका क्या मतलब होता है? तो भी, एम्फेसाइज करने के लिए। देखो बट और यट दोनों ही कंट्रास्टिंग सिचुएशंस के लिए आते हैं, लेकिन बट थोड़ा सॉफ्ट होता है। किसी को नॉर्मली लेकिन का भाव रखना है तो बट बोल दो, लेकिन एम्फेसाइज करना है, जैसे दो सेंटेंस बोल रही हूँ ना, मैं बीमार हूं लेकिन मैं क्लास ले रही हूं, मैं बीमार हूं तो भी मैं क्लास ले रही हूं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? एम्फेसाइज, कोई काम आप कर रहे हो, आपको कोई काम में एम्फेसाइज दिखाना है कि ये चीज है, उसके बावजूद भी ये चीज हो रही है, तो भी का जो भाव होता है उसके लिए किसको यूज किया जाता है? यट को। ठीक है, जैसे आई एम इल या आई हैव फीवर येट आई एम टीचिंग, फिर भी मैं, तो भी मैं पढ़ा रही हूं। तो उसको एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, कोई अनप्लेजेंट हार्ड सिचुएशन है, आप ऐसा कर रहे हो उसको बताने के लिए। ये कहां से मैनी ए फ्लावर मैनी आ गया एकदम से? दिशा में कोई सा भी दिया हो एक्स वाई जेड, मैनी अ फ्लावर सिंगुलर वर्ब लेगा। और प्लीज आप अपने डाउट जो है या तो कमेंट बॉक्स में डालो, क्योंकि अब वो पीछे निकल चुका है, चलती क्लास में फिर डिस्टर्ब होता है फ्लो, है ना। हाँ, मैनी अ फ्लावर क्या होता है भाई? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। मैनी के 3 किए थे अपन ने, अ ग्रेट मैनी, मैनी और मैनिया। नेक्स्ट देखो आप, अच्छा हाँ, यट का एक और होता है ऑल्दो, वैसे जरूरत नहीं पड़ती लेकिन अगर लेता भी है आगे, अगर बट लग रखा हो तो बट नहीं आता, दो ऑल्दो के साथ में क्या आता है? यट आता है। बट मत लगा देना। एक तरह से ये तो मैं कोरिलेटिंग में पढ़ाऊंगी, आप बस ऐसे लिख दो ताकि आपको येट वाले तीनों एक साथ देखने को मिले। चलिए, क्लियर है क्या ये चीज? नेक्स्ट देखो सो। सो क्या होता है? इसीलिए का भाव रखता है, रिजल्ट को क्लॉज में काम आता है, इसीलिए का भाव रखता है। She, I was unhappy with her behavior. I was unhappy या not happy, जो भी लिखना चाहते हो, with her behavior या his behavior, जो भी लिखना है आपको। So I decided not to go there. देखो यट के लिए मैं बता रही हूँ, कभी कभी कॉमन फैक्टर कर लेता है, लेकिन आप नहीं भी करा हुआ देख सकते हो इसको, इसीलिए मैंने शुरू में ही बोल दिया था। सबसे ज्यादा आप कॉमन फैक्टर देखोगे, और का देखोगे, नॉर का देखोगे, बट का देखोगे, एंड का देखोगे। फॉर नहीं करता है, सो भी नहीं करता है, यट कभी कभी कर लेता है, इसीलिए मैंने अवॉइड किया है उसको यहाँ पे। चलिए,
लास्ट वाला सेंटेंस समझ में आया क्या? क्योंकि मुझे वही समझाना है आपको। समझ में आया? एक बारी ढंग से इस सेंटेंस को लिखो, मैं बोल रही हूं वापस, और मुझे आप लोग समझा दो ये सेंटेंस। आई वॉज अनहैप्पी विद हिज बिहेवियर। मैं उसके बिहेवियर से क्या थी भाई? अनहैप्पी थी। सो आई डिसाइडेड नॉट टू गो देयर। क्या लिखवाया मैंने? डिसाइडेड नॉट टू गो देयर। अब कितने लोगों को ये सेंटेंस सही लग रहा है वो हाथ उठाएं। ठीक है। कितने लोगों को गलत लग रहा है वो हाथ उठाएं, क्योंकि मैं रीजन के साथ बात करूंगी और बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है, लिख दो बस कॉपी में। अच्छा, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था क्या कि जो हमारा नॉट रहता है वो कहाँ आता है? नॉट की क्या पोजीशन रहती है? नेगेटिव सेंटेंस बताया है ना, नॉट की क्या पोजीशन रहती है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो मैंने तो यहाँ मेन वर्ब के बाद में कर दिया है, तो क्या आपको सही लग रहा है क्या? ये कुछ तो है इसमें गड़बड़। क्या गड़बड़ है? हेल्पिंग वर्ब लगा दूं? डिड नॉट डिसाइड ऐसे कर दूं? अरे डिड नॉट डिसाइड कर दूं क्या? सही है। अब रीजन सुनो, बता दोगे अब तो? मैंने निश्चय किया या निश्चय नहीं किया, दो बात है। वाक्य में दो चीजें हैं, एक डिसीजन लेना और एक जाना। मैंने डिसाइड किया या नहीं किया? डिसाइड तो किया है लेकिन जाना नहीं है। तो जब नहीं जाना है, नेगेटिव टू गो का है, और आपको पता है कि ये तो जोड़ा है। इन्फिनेटिव क्या है? जोड़ा है, तो जोड़ा बीच में तो अलाउ करेगा नहीं, टू नॉट गो तो नहीं करने देगा। तो ये कहता है बाद में लेट हो जाएगा तो मेरे से पहले लिख दो। तो नॉट टू गो एकदम सही है। तो आपको एक नया स्ट्रक्चर मिल गया सेंटेंस का, इसको सर्कल कर दो ताकि आपको ये एग्जाम में भी ध्यान में रहे, है ना। ये इन्फिनेटिव नेगेटिव है। नेगेटिव क्या है? इन्फिनेटिव। इसकी हिंदी लिख लो ताकि आपको याद रहे। आई वॉज अनहैप्पी विद हिज बिहेवियर। मैं उसके व्यवहार से नाखुश था। मैं उसके व्यवहार से नाखुश था, इसीलिए मैंने नहीं जाने का निर्णय लिया। इसीलिए मैंने नहीं जाने का निर्णय लिया। अच्छा, अब हिंदी में भी अगर आप चाहो तो सोच सकते हो, जैसे बोलती हूँ ना पद क्रम की त्रुटि, वो हो सकती है ऐसे सेंटेंस में। आप नहीं लास्ट में ले जाओ, इसीलिए जाने का निर्णय नहीं लिया, तो गलत हो जाएगा। जबकि वो बेचारा तो कह रहा है कि यार मैं उससे नाखुश हूं, तो वो तो निर्णय तो यही लेगा ना कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, तेरे से मेरी नहीं बन रही है। क्लियर है क्या मामला? पक्का? तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, को रिलेटिव है, उससे पहले इसको थोड़ा सा याद कर लें क्योंकि याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़े? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पढ़े। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो कितना नंबर है, मतलब कितने सारे हैं वो? 7 है। कौन कौन से हैं? फैन बॉयज। कौन कौन से हैं? फैन बॉयज। पहला फोर, दूसरा एंड, तीसरा नॉर, इसके बाद बी स्टैंड्स फॉर बट, फिर येट, फिर, तो ये सारे। इनमें से आपने देखा दो चार कॉमन फैक्टर कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए मुद्दा नहीं है, इशू नहीं है। हमारे लिए इशू ये है कि इनके मीनिंग क्या है। फॉर का, अगर फॉर प्रेपोजिशन है तो और कंजंक्शन है तो दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है क्या? नहीं, फॉर प्रेपोजिशन भी बनता है, कंजंक्शन भी बनता है। कंजंक्शन में क्या अर्थ लेता है? क्योंकि, बिकॉज वाला ना, थोड़ा सा बिकॉज का थोड़ा सॉफ्ट वर्जन रहता है ये। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं फॉर के बाद में क्या है? एंड। एंड के बारे में बताओ। एंड कॉमन फैक्टर कर लेता है, हाँ ठीक है, और इसका मतलब भी होता है। इसके अलावा बट, लेकिन। बट क्या होता है? लेकिन। चलिए इसके आगे और थोड़ा सा बढ़ गए हम, सो है। सो क्या है? इसीलिए। तो हिंदी भी याद रहेगी तो सेंटेंस पढ़ के 100% आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और नेक्स्ट आगे बढ़ो। येट को थोड़ा सा मैंने बोला था देख लेना, 3 रोल है उसके। कौन कौन से? एक तो टेंस वाला, कौन से टेंस का? परफेक्ट टेंस वाला, ठीक है, वहां येट नॉट यूज होता है। दूसरा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन येट होता है, तो भी का भाव रखता है। जरूर याद रखना, बट और येट दोनों ऑप्शन में आएंगे, लेकिन या तो भी। बस तो भी का मतलब एम्फेसाइज करवाना है, सेंटेंस पढ़ के पता चल जाएगा एम्फेसाइज करना है या, क्योंकि एक कोई विरोधी सिचुएशन होती है जहां आप बोल रहे हो कि ऐसा होने के बावजूद भी ये हो रहा है, तो वहां पे हमें एम्फेसाइज करना ही करना है। और नॉर्मली कह रहे हो तो लेकिन का भाव है। चलिए इसके अलावा एक वो दो येट है, वो तो आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। यही थे, है ना। और नॉर है। अच्छा, और नॉर, एक तो आइदर और नाइदर नॉर वाले हैं, वो तो अपन कोरिलेटिंग में पढ़ेंगे। वहां पे और का मतलब या और नॉर का मतलब एंड नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लग रखा है, आगे नॉर जुड़ सकता है।
ठीक है। अब देखो टाइप 2 कोरिलेटिव कंजंक्शन, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, उनसे भी आते हैं, इनसे भी आते हैं। मतलब इनसे जरूरी नहीं है कि इनको कंजंक्शन में ही काउंट करें, इनका क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि नाइदर के साथ और लगा देते हैं या ऑप्शन दे देते हैं क्या लगाना है, ठीक है। या हार्डली के साथ में वैन लगाना है, नो सूनर के साथ में देन लगाना है, तो उनके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो आपको जोड़ा याद होना चाहिए और उसका मीनिंग भी ऑफ कोर्स। लिख लिया। सबसे पहला है आइदर और, बताने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्या मतलब होता है आइदर और? मतलब या तो ये या ये। कहां पढ़ा था? डिटर्मिनर में और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोनों के अंदर डिस्कशन में आया था, ठीक है। लिखो या तो ये या तो ये। और एग्जाम्पल आप सभी लिखोगे, मैं जो लिखूंगी उससे अलग लिखोगे और मुझे बताओगे भी, क्योंकि ये बता चुकी हूं। कौन सा सेंटेंस एक बार बोलना है? और चलिए, रिक्त स्थान भर दोगे क्या? क्या आएगा, सिंगुलर या प्लूरल? कैसे पता चलता है? नियरेस्ट, नियरेस्ट प्रोनाउन तय करता है या नियरेस्ट नाउन तय करता है कि सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे अच्छा, इज गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, इसका क्या मीनिंग है? ये भी मैंने शायद करवा रखा है आपको, एज फार एज आई नो। करवाया है क्या क्लास में ये? कितने लोगों को लगता है कि क्लास में डिस्कशन में आ चुका है ये? हाथ उठाओ। याद है क्या कि फ्यूचर के इवेंट को प्रेजेंट में दिखाया जा सकता है 4 तरीके से? कंटिन्यूअस था क्या? था उसके अंदर? द ट्रेन इज अबाउट टू कम, द ट्रेन इज गोइंग टू, या आई एम गोइंग टू डू इट, इस तरीके से किया था ना कई सारे सेंटेंसेस। तो राम और श्याम इज गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, मतलब फंक्शन अटेंड करने वाले। तो फ्यूचर के किसी इवेंट को दिखाने के लिए प्रेजेंट का यूज किया जाता है। यहाँ पे समझना तो विल ही है, एक तरह से विल ही है। फ्यूचर के किसी इवेंट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस से दिखा सकते हो, या इज प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव से भी दिखा सकते हो, ठीक है। करने ही वाले हैं तो अबाउट लगा देते हैं। याद है क्या कुछ? नहीं याद है तो फिर अब करते रहना। नेक्स्ट देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। मेरे को लग रहा है सिलेबस हो जाएगा, बट आप लोगों का तो नहीं होगा ना। नॉट ओनली बट ऑल्सो भी बताया है क्या? हाँ, शी इज नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। इसका अर्थ क्या होता है? न केवल बल्कि, एडिशन देता है ना, न केवल ऐसा है बल्कि ऐसा भी है। लेकिन ऐसा भी है, उसको मैंने बल्कि लिख दिया है। ठीक है। ज्यादा अच्छा रहेगा इज गोइंग टू अटेंड एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, और मीटिंग की स्पेलिंग सही कर देना। चलो, नाइदर नॉर है, नाइदर नॉर भी बना लोगे, बता रखा है आपको।
ना तो श्याम ना राम रोहित विल इम्प्रेस हर, ना तो राम करेगा ना ही रोहित करेगा। हर लिखा है वो लास्ट में ना, ये याद हो जाने चाहिए एज इट इज, क्योंकि याद ही करने। वो तो अगर मैं एक भी चीज छोड़ूंगी, बोल दूंगी घर से याद कर लेना, तो आप जान ही रहे हो मुझे रहना है नहीं रहना है यहाँ, है ना। चले आगे। नेक्स्ट देखो, बोथ एंड एंड। बोथ अकेले भी चल जाता है एज अ डिटर्मिनर, ऐसी बात नहीं अकेले नहीं आता, लेकिन अगर पेयर में आता है तो एंड उसको चाहिए होता है। जैसे बोथ, कोई भी दो नाम लिख के, दे हैव इनवाइटेड मी, तो बोथ के साथ में एंड का पेयर होता है, और मत लगा देना, कहने का मतलब है क्या होता है, हमें लगता है या तो ये या तो ये, जबकि या नहीं होता है, बोथ के अंदर दोनों है, तो जब दोनों है तो एंड, बोथ एंड का पेयर होता है। जैसे बोथ सीमा, सीमा में दो होती है क्या, खैर नामों में तो इतना नहीं है, बट फिर भी लिख लो, सीमा एंड रेशमा लिख दूं, दोनों ने इनवाइट किया, हैव इनवाइटेड मी फॉर 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 अ पार्टी, या फॉर अ नाइट स्टे, या जो भी आप चाहते हो। बिल्कुल, बोथ ब्रिटेन एंड फ्रांस एग्री, वेदर और, ठीक है, वेदर और का भी कॉम्बिनेशन है। देखो वेदर अकेला भी आ जाता है, लेकिन जब रिजेक्शन का भाव होता है, क्योंकि हम कोरिलेटिंग की बात कर रहे हैं, तो जोड़ा चाहिए, इसीलिए यहाँ और लगा रहे। वरना आपको याद होगा हमने टॉपिक पढ़ा था नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वहां पे कौन से सेंटेंसेस को वेदर की जरूरत होती है एज अ कंजंक्शन, इंटेरोगेटिव को इफ या वेदर, और उसमें भी मैंने बोला था जब रिजेक्शन का भाव हो और लगाना हो, और नॉट का भाव हो, तो वहां पे क्या लगाओगे, इफ लगाओगे या वेदर, वेदर लगाओगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे आई विल ईट नॉन वेज वेदर यू लाइक इट और नॉट। अब किसी को बुरा लग रहा हो तो प्लीज इसको वेज कर देना, बट मैंने ऐसा सिचुएशन दिया है जो एक्चुअली ऐसा बोला जाता है रियल लाइफ में। अब कोई ऐसे थोड़ी बोलेगा कि मैं नॉनवेज, मैं वेजिटेरियन खाऊंगा चाहे तुम्हें पसंद हो नहीं हो, क्योंकि अपने यहाँ पे इंडिया में वैसे तो 60% क्राउड वर्ल्ड में नॉन वेजिटेरियन ही है, बट इंडिया की बात कर रही हूँ पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे तो इसी तरह का सेंटेंस सूट करेगा। बिल्कुल सही है, आई विल कम टू मीट यू वेदर यू लाइक इट और नॉट, तुम्हें पसंद हो चाहे नहीं हो मैं तो आऊंगा। नेक्स्ट देखो, जस्ट एज सो। देखो वैसे तो जस्ट एज सो नहीं होता, एज और सो भी यही काम कर देते हैं, लेकिन जस्ट में भी एम्फेसाइज करने के लिए दिया है, क्योंकि मैंने एज सो ज्यादा सुना है और ये वही होगा, तो जस्ट एम्फेसाइज करने के लिए दिया होगा। लेकिन हाँ, एज सो को समझो आप थोड़ा सा। एज सो का मतलब होता है कि कोई चीज जो तुम करते हो और दूसरा वाला भी वही, तो मैं भी तो ऐसा ही हूं, कुछ वैसा सिमिलर सेंस होता है। एक सेंटेंस लिखती हूँ, मुझे एग्जैक्ट इसका मीनिंग नहीं आ रहा है, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, जैसे just as is your mother, so are you। ठीक है, अब हिंदी लिख लेना आप अपने हिसाब से, ब्रैकेट छोड़ रही हूँ, मतलब इसकी हिंदी बता रही हूँ, उसके हिसाब से ऊपर क्या लिखोगे। जैसी तुम्हारी मम्मी है वैसी ही तुम हो, तो जैसा वैसा लिख दो, है ना। एज मतलब जैसा, सिमिलर, तो जैसी तुम्हारी मम्मी है वैसे ही तुम हो। इन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, है ना। पॉजिटिव सेंटेंस में भी इन्वर्जन होता है ना, बताया था टाइप सी इन्वर्जन में, एडवर्ब शुरू में आ रही है इसीलिए इन्वर्जन करवा रही है।
नेगेटिव नहीं है फिर भी, हाँ बिल्कुल सही है। द मोर जस्ट एज और सो तो समझ में आ गया। द मोर मैंने आपको बता चुकी हूँ, जितना उतना बताया था क्या, कंपैरेटिव डिग्री में पढ़ा दिया। डिग्री के अलावा मैंने आपको बता दिया, किसमें बताया था, आर्टिकल्स में बता दिया। तो जितना उतना लिख लो, हमेशा ध्यान रखना ऐसे ही पेयर में बैठता है। हालांकि इसको को रिलेटिंग में लिखने की जरूरत नहीं थी, बट लिख दिया है, कोई बात नहीं, है ना। ये तो आपके उल्टा लिख देती हूँ। ऐसा कहा जाता है ना, जितना खर्चा करोगे उतना ही मिलेगा, जितना लोगों पे खर्चा करोगे उतना ही आपको मिलेगा। अपने हमेशा क्या बोलते हैं, जितना कमाते हैं उतना ही खर्च करते हैं। इस बार थोड़ा अच्छा पॉजिटिव चीज लिख लेते हैं, द मोर यू स्पेंड द मोर यू अर्न। अच्छे लोग तो ये बोलते हैं। वजह भैया पानी की बोतल प्लीज ले आना। चलो नेक्स्ट है एज एज भी मैंने आपको बता ही दिया है क्या होता है, उतना जितना, है ना। और सो एज भी क्या होता है, उतना जितना ही होता है क्या, नेगेटिव सेंटेंस में। अर्थ में कोई परिवर्तन या नहीं, दोनों के बीच में डिग्री कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, पॉजिटिव हमेशा, या कोई एक्सेप्शन, हमेशा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिख लो, थोड़ा लड़कों को भी अच्छा किया जाए। हमेशा लड़कियों को सुंदर बताती हूँ, तो आप कल को रिवीजन के टाइम गालियां दोगे। सेम एग्जाम्पल नेगेटिव बना के सो एज लिख सकते हो ना। देखो अगर मैं अवेलेबल होंगी ना, तो आप रिसेप्शन पे एक बार ही पूछ लेना, है ना। और कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैंने शुरू में बताया है ना, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक आता है, बिल्कुल सही है। ही लाइक्स हॉकी एज मच एज ही लाइक्स बास्केटबॉल, उतना ही जितना कि बास्केटबॉल। चलिए नेक्स्ट देखो, सो एज लिख लोगे, नेगेटिव सेंटेंस है, उतना जितना है। ये अपन ने कहा पढ़े थे, डिग्री में। ये भी तो को रिलेटिव हो गए, और एज अकेला आए तो एज सिंगल। सिमिलैरिटी है क्या, नहीं, दो काम कर सकता है, क्या क्या, एक तो बनेगा प्रेपोजिशन, क्या मतलब होता है, के रूप में, कौन सा रोल आप निभा रहे हो। एक कंजंक्शन नहीं बताया क्या आज एज, क्योंकि, नहीं बताया अभी तक, पता नहीं मुझे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बता देंगे एज कंजंक्शन, बट वो इसका है भी नहीं, कोरिलेटिंग का और कोऑर्डिनेटिंग का। एज मच एज, और ठीक है, देखो एक एज मच एज तो वही होता है जो डिग्री के अंदर आता है, उतना ही जितना, जैसे एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो। लेकिन एक एज मच एज और एज मैनी एज का दूसरा रोल भी होता है, तो ये वाला तो यही लिख लो, जो इनके जैसा है वो तो बस इनके बीच में क्या डाल दिया, मच डाल दिया। लेकिन इनका जो दूसरा रोल है जो आपने नहीं सुना वो जान लो, जो यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां लिख दो एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो, उतना जितना पॉसिबल हो, तो ये तो हो ही गया है।
लेकिन एक जो आपको नहीं पता है, एज मच एज और एज मैनी एज यहाँ लिखा हुआ नहीं है, एज मैनी एज लिख लो। ये ना किसी नंबर को बड़ा चढ़ा के बताने के लिए काम में आते हैं, वो तो एक रोल है ही, वो तो अर्थ पे डिपेंड करेगा। लेकिन किसी को, किसी नंबर को, किसी की क्वांटिटी को, अच्छे शब्दों में लिखूं तो किसी क्वांटिटी को ज्यादा बताने के लिए, एग्जेजरेट करने के लिए ये दोनों काम में आते हैं। तो लिख लो आप एक लाइन, मेरे पास जगह नहीं है, फिर एग्जाम्पल के लिए जगह नहीं बचेगी, आप लिखो, मैं बोल रही हूँ ना। क्वांटिटी को हाईलाइट करने के लिए या बड़ा चढ़ाकर बताने के लिए एज मच एज और एज मैनी एज को यूज किया जाता है। वो तो ऑब्वियस रीजन है कि मच कब आएगा, जब अनकाउंटेबल हो, और मैनी कब आएगा, जब काउंटेबल हो। वापस बोलू, क्या बोला था मैंने? हाँ, एज मच एज और एज मैनी एज क्वांटिटी को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए या हाईलाइट करने के लिए यूज किए जाते हैं। लिख लिया है? ये वाला समझ में आ गया था, एज मच एज। हाँ, नीचे वाला देखो, एज मच एज मैनी एज को एक हिंदी सेंटेंस से बोल के बताती हूँ। जैसे आम जीवन में हम बोलते हैं ना, उसके तो 10-10 गाड़ियां हैं, बोलते हैं कैसे? किसी को देख के बहुत ज्यादा, अरे उसके तो 10-10 गाड़ियां हैं। तो यहाँ ये 10-10 इसको बड़ा चढ़ा के बोलने के लिए एज, अब ये गिनने लायक है तो एज मैनी एज काम में लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखो। He has as many as 10 cars। और हिंदी में इसका मीनिंग भी लिख लो, ताकि आप बाद में कभी पढ़ो तो आपको याद नहीं रहेगा ना, तब थोड़ी रहेगा। इसका हिंदी मीनिंग लिखो। उसके 10-10 गाड़ियां हैं, ऐसे बोलते हैं ना? अरे नहीं बोलते क्या? उसके 10-10 गाड़ियां, हाँ तो इंग्लिश में भी बोल देंगे उसको। हालांकि ये इतना काम में नहीं आता है, लेकिन ये को रिलेटिंग में आ गया इसलिए बता दिया आपको, क्योंकि इसका अर्थ बदल रहा है, वरना तो ऊपर ही बता देती एज मच एज जैसे बता दिया है वही। अच्छा, ऐसे ही एज मच एज भी क्वांटिटी, लेकिन अनकाउंटेबल के केस में। जैसे मान लो वजन बढ़ रहा है, 10-10 किलो वजन कम किया है, क्योंकि वेट अनकाउंटेबल है, बोलते हैं ना। अरे यार, किसको बताऊं, भूमि पेंडेनकर को बता दू, 10-10 किलो वजन कम किया है, या सोनाक्षी, जो भी आपकी फेवरेट हो। हाँ, 40 की है वो आप लिख लेना, जितना भी करवाना चाहते हो। शी हैज रिड्यूस्ड लिख दो, लॉस्ट लिख दो, एज मच एज 10 kg वेट, 10-10 किलो वजन कम किया है। ऐसे बोलते भी तो यार वो इतनी एक्सरसाइज करती है, एक दिन में 10-10 रोटी खा जाती है, करते हैं ना? अब तो रिलेट कर रहे हो। हाँ, ये कम यूज किया जाता है इस तरीके से, बट ठीक है, लिख दिया यहाँ तो पढ़ लो, कभी पूछा भी नहीं है इस तरीके से। नो सूनर देन का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार तो अपन ही देख चुके हैं, क्लास के अंदर ही आ चुका है। क्या मतलब होता है नो सूनर देन का? जैसे ही वैसे ही, है ना? कोई दो इवेंट होते हैं, एक पहले, क्योंकि ऐसा बोला जाता है एक पहले हो जाएगा, और कैम्ब्रिज डिक्शनरी में भी हमने देखा था कि ये क्या लेता है, प्रेफर करता है परफेक्ट को। लेकिन अगर पास्ट सिंपल आया तो गलत नहीं है, प्रेफरेंस की बात है, दोनों ऑप्शन में हो तो परफेक्ट को लगा दो। ठीक है क्या? चलिए, अब अगर नो सूनर का सेंटेंस बनाना है तो नो सूनर का सेंटेंस तो बना दोगे आप, इतने सारे देखे हैं आपने। एज सुन एज वाला अर्थ देता है जैसे ही ये हुआ वैसे ही दूसरी चीज हो गई, दो इवेंट। नो सूनर आई केम आउट ऑफ माई हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही मैं अपने घर के बाहर निकली ना, बारिश शुरू हो गई। दोनों इवेंट हुए हैं। मैंने पास्ट सिंपल लिख दिया है ताकि आपको ये याद रहे कि हमने प्रिफर बोला था, परफेक्ट प्रेफर करना चाहिए था, वहां परफेक्ट लगाना चाहिए था, वो गलत नहीं है, वो तो उल्टा ज्यादा सही है, लेकिन ये भी गलत नहीं होता है। ठीक है, कोई चीज नहीं दिख रही हो तो बता देना। हाँ,
सो एस का भी एक एग्जाम्पल दे दू, लिख लो। अब लड़कियों की बारी आ जाएगी। शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज, जो भी आपको नाम आगे अच्छा लगे, सीता लिख दो। शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सीता। दिस बिल्डिंग इज नॉट सो बिग एज द प्रीवियस वन। जो भी लिखना चाहते हो मतलब लिख लो अपने पसंद से। कहां पे? ओके, यूर राइट। देखो नेगेटिव एडवर्ब है, इन्वर्जन करवाना था। इन्वर्जन अपन तो करवाना भूल गए। इन्वर्जन करो इसका फटाफट से। कैसे करोगे इन्वर्जन? डिड आई कम आउट ऑफ माई हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग, आगे वाले में। गुड। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना ना, और छोटा छोटा लिख रही हूं तो जो बाद में क्लास में से नोट्स बनाएंगे प्लीज उसका ध्यान रखना। नेगेटिव एडवर्ब्स सेंटेंस की शुरुआत में आके इन्वर्जन करवा देते हैं, ठीक है? चलिए, ऐसा एक और पढ़ा था अपन ने, हार्डली वैन भी पढ़ा था ना, सेम मीनिंग था, जैसे ही वैसे ही वाला, और वो भी इन्वर्जन करवाता है। इन्वर्जन में लिखा था उसको, लिखो नेक्स्ट रादर देन। कल ही एक सेंटेंस किया था इसका, तो याद है क्या? हाँ, आई वुड रादर गो देन कन्फेस इट। आई वुड रादर डाई देन कन्फेस इट। मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट है दो यट। आई वुड रादर डाई देन कन्फेस इट। मैं कन्फेस, किसी चीज को एक्सेप्ट करने के बजाय मरना पसंद करूंगी। बल्कि वो हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, मतलब मैं बताने के बल्कि ये करना पसंद करूंगी। बल्कि नहीं बोलते हो क्या हिंदी में? नहीं, के बजाय से ज्यादा अच्छा वर्ड बल्कि है। लिख लो, के बजाय भी लिख लो, बट बल्कि ज्यादा सही बैठता है। वो तो क्या मेरी हिंदी थोड़ी आगे पीछे हो रही है। बाकी जो रादर का जो मीनिंग निकलता है ना, एग्जैक्ट मीनिंग, वो बल्कि से ही निकलता है। नेक्स्ट है दो येट। देखो दो वैसे अपन वापस पढ़ेंगे, ऑल दो, दो, इवन दो, ये सारे पढ़ेंगे। लेकिन यहां अगर हमें आगे इसके साथ में को रिलेटिंग कंजंक्शन लगाना हो तो बट ना लग के येट लगता है, ये बस ध्यान रखना है आपको, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल लिखो, इसका मतलब होगा यद्यपि तो भी। वो तो आप जान ही रहे हो, यद्यपि तो भी। यद्यपि तो भी, जैसे दो शी केम टू माई बर्थडे पार्टी। यद्यपि वो मेरे बर्थडे पार्टी में आई थी, तो भी उसने मुझसे बात नहीं की, या फिर भी उसने मुझसे बात नहीं की। तो भी से ज्यादा अच्छा है फिर भी। तो देखो हिंदी के अनुसार मैं मीनिंग चेंज कर देती हूँ क्योंकि भाई रटना नहीं है ना अपने, तो जो हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग बैठता है वही लिखना है। दो शी केम टू माई बर्थडे पार्टी येट, बट मत लगाना है ना, बस ये ध्यान रखना है हमें। येट शी डिडंट, गिफ्ट देना है या बात नहीं करनी है? ठीक है, टॉक टू मी। गिफ्ट तो चाहिए ही चाहिए, है ना? वो मेरे बर्थडे पार्टी में आई तो थी लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। लेकिन ध्यान रखना यद्यपि वाले केस में बट नहीं आके यट आता है। सच दैट, सच दैट देखा है क्या साथ में आता है? जैसे
शी इज सच अ गर्ल दैट नो वन कैन अवॉइड हर। वो ऐसी लड़की की मतलब कोई उसको अवॉइड कर ही नहीं सकता है, तो सच दैट का तो कॉम्बिनेशन है, लिख लो। सच डिटर्मिनर या प्री डिटर्मिनर? और कौन कौन है प्री डिटर्मिनर? देखो भूल मत जाना, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊंगी कंजंक्शन, और ये मुझे पता है ये सब आपके मिक्स हो जाएगा। नहीं होगा? कहाँ पे? नो वन कैन अवॉइड हर। सच दैट मतलब एक ऐसी है कि, ऐसा कि। इनकी हिंदी पूछने के बजाय इसकी हिंदी करवा लो, तो फिर ढूंढ के लिख देना ऊपर क्या होगा क्योंकि ऐसे भाई नहीं रटा जाता कि इसका यही होगा। तो इट्स बेटर कि हिंदी नीचे वाले की कर लो एग्जाम्पल सोच के। हाँ हाँ, तो मैं यहाँ बोलूंगी, आप यहाँ लिखना। शी इज सच अ गर्ल, वो एक ऐसी लड़की है दैट नो वन कैन अवॉइड हर, कि उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। और आप लोग भी मेरी मानो तो मत रटना। मतलब मुझे एक्चुअली लग रहा है कि यार मैं अगर सच दैट को अगर इस तरीके से याद करूं तो भूल ही जाए। जैसे एग्जाम्पल रैंडमली आता है, खैर मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, एक टाइम लगता है चीजों को, पर फिर भी आप रटने से थोड़ा बचना, अगर एक समय आप दोगे। आपका एग्जाम तो भी बहुत दूर है, मैंने तो कल सोचा ही है। झूठ ही रो रहे हो, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, अभी तो दूर है, इतना भी नहीं है लेकिन दूर है एक्चुअली। आपने तो बहुत टाइम पे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है, बहुत टाइम पे। हम्म। वो लिख लिया था क्या पीछे वाला? फरवरी में आए थे ना, मतलब एंड ही हो गया था फरवरी तो। मार्च मान लो। स्कैर्सली हार्डली व्हेन, अब देखो नो सूनर देन का भाई है ये, बता रखा है कई बार आपको, बट याद रखना है आपको। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी दो, वो क्या करता है अपने को पता भी नहीं चलता वो गलती कैसे कर देता है। देखो यार, हम ह्यूमन बींग्स है, एरर्स हम कर सकते हैं, और वो एरर हम जानबूझ के नहीं करते हैं, वो रैंडमली हो जाती है। सेंटेंस लिखा हुआ है, नो इम्प्रूवमेंट का सेंटेंस है, सब कुछ सही चल रहा है, बस वैन की जगह देन कर दिया और हमारा ध्यान नहीं जाएगा। नो सूनर का सेंटेंस है, देन की जगह वैन कर दिया हमारा, क्योंकि बताया ना हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमारा ध्यान तो कुछ अट्रैक्टिव हो तब तो फिर भी जाए, इस पे तो बिल्कुल नहीं जाए वैन देन पे। तो थोड़ा सा आप क्या करा करो, वर्ड को ध्यान से देखने की कोशिश किया करो कि ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आता है और बहुत आसान होता है सही करना, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना आप। हाँ, तो ये बस ध्यान रखना, ये क्या है, नो सूनर का भाई है, जैसे ही वैसे ही वाला। एक ही साथ लिख लो, नो सूनर देन लेता है, स्कैर्सली हार्डली व्हेन लेता है, और एक एज सून एज भी होता है, वो भी सेम मीनिंग रहता है लेकिन उसको इस जरूरत नहीं होती है ना। जैसे एज सून एज आई रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, जैसे ही पहुंचा ट्रेन निकल गई, ठीक है? ऐसे ही स्कैर्सली हार्डली के अंदर बना लो सेंटेंस। इन्वर्जन करना है ना? या हार्डली एक अपन परफेक्ट से बना देते हैं?
नेक्स्ट है सो दैट. सो दैट का मतलब है, एक तो सो दैट दोनों तरीके से काम में आता है. एक तो सो एडजेक्टिव से पहले लगा के आगे दैट लग जाएगा, ठीक है. और एक सो दैट दोनों साथ में भी आते हैं. दोनों साथ में भी आते हैं. दोनों बता दूं क्या? यही है ना. देखो एक सो दैट एग्जाम्पल से ही बता देती हूं. एक सो दैट तो होता है जैसे he is so intelligent that he cannot fail the exam. ठीक है, या he cannot fail. वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो एग्जाम में फेल नहीं हो सकता. इंट्रांजिटिव वर्ब है इसीलिए मैंने ऐसे बोला. इसी सो दैट को टू में चेंज करते हैं. ही इज टू इंटेलिजेंट टू फेल. अब ये मत बोलना कि यहाँ पे नॉट नहीं लगाया, वहां तो आपने बोला था कैन नॉट फेल, क्योंकि ये जो टू का पेयर होता है ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव होता है. ठीक है, तो सो दैट को टू में चेंज करना ट्रांसफॉर्मेशन में सो दैट को टू में चेंज करना ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे. बट सो दैट का एग्जैक्ट मीनिंग टू देता है. अरे कौन सा टू? ये टू है ना, ये टू और ये टू. किसमें ये सो दैट इसमें भी चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में बताऊंगी आपको, है ना. तो एक तो जैसे यही लिख लो, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट. वो इतना इंटेलिजेंट है कि फेल हो ही नहीं सकता. अच्छा, एक सो दैट का मतलब होता है ताकि. ये दोनों साथ में होते हैं तब क्या होते हैं? साथ में. ताकि वाला सेंस निकलता है ना, एक साथ में लिखना है उसमें. यहाँ तो बहुत बिंदियां लगा दी है इसीलिए, पर अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना वो वैसे यही वाला था, लेकिन साथ में लिख लो, क्या फर्क पड़ना है. दूसरा वाला सो दैट यानी ताकि. जैसे प्लीज इन्फॉर्म मी द डेट ऑफ वेडिंग. पहले मुझे क्या, प्लीज मुझे बता दीजिए कि तारीख क्या है शादी की. सो दैट आई कैन प्रिपेयर. मुझे बता दो ताकि मैं प्रिपेयर कर सकूं. सो प्लीज किस प्रकार का वाक्य है? इंपैरेटिव. प्लीज इन्फॉर्म मी द डेट ऑफ वेडिंग. so that I can purchase my clothes, so that I can prepare. जो भी आप करना चाहते हो. या so that I can prepare myself. खुद के लिए, खुद को शादी के लिए तैयार भी तो करना होता है ना. और अच्छे से लिख दो आगे, so that I can prepare myself mentally. क्योंकि शादी क्या है? सजा खेल है. सही है, शादी खेल है. गेमिस्ट किसके लिए? शादी के लिए. हाँ ठीक है. नेक्स्ट है इफ देन. इफ देन देखो, इफ देन वाले सेंटेंस तो कंडीशनल में बहुत सारे देखे होंगे आपने. इफ देन वाले देखे हैं क्या? अच्छा, कंडीशनल तो आपके बैच में नहीं करवाया ना मैंने, थोड़ा बहुत बताया था ना. अगर आप ये करते हो तो ये होगा, यदि और तब. if you heat water then, ये ई वाला है, ई वाला. पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है? उबलता है. और देख लेना, कोई अच्छा सेंटेंस लिख लेना, है ना. इफ यू स्टडी हार्ड यू सक्सीड्स, या यू विल सक्सीड, दोनों सही है. अगर जनरल ट्रुथ है कि आदमी पढ़ता है तो पास होता है, तो प्रेजेंट में रख लो. और किसी पर्टिकुलर आदमी को कह रहे हो कि यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे, तो फ्यूचर में भी जा सकता है. समझ में आ रहा है ना. कंडीशनल 4 तरह के बताए थे, ये तो मैंने बताया था. एक ही पेज पे 4 और बताऊंगी अभी तो, कंडीशनल और कॉम्प्लेक्स. ठीक है. नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सबऑर्डिनेटिंग होते हैं जिनमें क्लॉज बनता है.
चलो थोड़ा वोकैब पढ़ा दूं क्या? सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग की डेफिनेशन तो लिख लो, खुल गया तो पन्ना। सबऑर्डिनेटिंग समझो पहले होता क्या है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जिसमें एक क्लॉज दूसरे पे क्या हो, डिपेंडेंट हो। एक क्लॉज दूसरे पे क्या हो, डिपेंडेंट हो। अब इसमें बहुत सारे हैं, जैसे रीजन, रिजल्ट, टाइम, प्लेस, इलस्ट्रेशन, समरी, कंट्रास्ट, कंपैरिजन, पर्पस, कंक्लूजन एंड सो ऑन। अब ये सारे बहुत आसान है, इतने डिफिकल्ट नहीं है। जैसे देखो, क्योंकि क्योंकि क्योंकि, अब थोड़ा थोड़ा क्योंकि में डिफरेंस है, फॉर भी क्योंकि, सो दैट अभी आपको सो दैट अभी आया तो था, हाँ ये साथ वाला सो दैट वहां चला गया है ना, क्योंकि वो ये वाला कंजंक्शन नहीं होता, ये तो जोड़ा है भी नहीं ना, ये तो एक ही साथ बैठ रहा है, ये जोड़े वाला था। ठीक है, तो हम सारे कंजंक्शंस करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। और अभी आप लोगों को 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम वोकैब स्टार्ट करेंगे। पहले एक बार ही जाते जाते बता जाओ आज क्या पढ़ाया है अभी। कंजंक्शंस पढ़ाए। कंजंक्शंस क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, या फिर सेंटेंसेस को कनेक्ट करने वाले वर्ड्स होते हैं। कोरिलेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग पढ़ा है। कोऑर्डिनेटिंग दोनों इंडिविजुअल इंडिविजुअल सेंटेंसेस हैं और दोनों का अपना अस्तित्व है, इंडिपेंडेंट दोनों का एग्जिस्टेंस है। और जो कोरिलेटिंग है वो एक बारी फटाफट फटाफट बता दो। आइदर के साथ, नाइदर के साथ, हार्डली स्कैर्सली के साथ, नो सूनर के साथ, सो के साथ, सच के साथ, एज के साथ, एज, सो के साथ, एज भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ओके, एज मच एज और एज मैनी एज, यहां क्यों लिखा है एज मच एज मैनी एज? ये तो कोरिलेटिव नहीं है। चलो अब आ गया तो ध्यान रखना, लेकिन कोरिलेटिव कहाँ है ना। एज मच एज मैनी एज का क्या मतलब होता है? किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना। एडवर्ब का काम कर रहे हैं बेचारे यहाँ तो, ये वो कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं है, एडवर्ब्स हैं। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बताने का काम कर रहा है। अर्थ क्या होता है? वो तो 10-10 घंटे सोती है। क्या करती है? 10-10 घंटे सोती है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। हिंदी को जरूर पढ़ना क्योंकि कंजंक्शन सारा इसी पे बेस्ड है। थैंक यू, वापस आ रही हूँ, है ना।